हेलो फ्रेंड्स, बिहार के मगध क्षेत्र में गंगा नदी के किनारे बसा सूरजपुर एक ऐसा गांव था जहां खेतों की हरियाली और मिट्टी की सोंधी खुशबू के साथ साथ सपनों की चिंगारियां भी सुलगती थी। यह कहानी है ठाकुर परिवार की, जो 7 पीढ़ियों तक अपने सपनों, अकेलेपन और एकजुटता के बीच जूझता रहा। यह कहानी भारतीय गाँव की मिट्टी, परिवार की ऊर्जा और सामाजिक बदलाव की चाह को दर्शाती है। यहाँ हर किरदार की अपनी दिक्कतें हैं, लेकिन हर तकलीफ में एक सीख छुपी है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। 1920 का दशक था जब राम प्रसाद ठाकुर और उनकी पत्नी सावित्री सूरजपुर आए थे। एक ऐसा गांव जो तब केवल खेतों और कच्ची गलियों तक ही सिमटा हुआ था। राम प्रसाद के मन में एक आग थी। वह सूरजपुर को शिक्षा और कला का केंद्र बनाना चाहते थे। वह सावित्री से कहते, हमारा गांव केवल अनाज नहीं उगाएगा, वो अपने सपने को भी पूरा करने में सक्षम होगा। उन्होंने एक छोटा सा स्कूल शुरू किया जहां बच्चे गणित के साथ साथ लोक कथाएं और नृत्य सीखते। लेकिन गांव के रूढ़िवादी मुखिया को यह पसंद नहीं था। खेतों में मेहनत करो, किताबों में क्या रखा है, वो राम प्रसाद को सुनाता रहता। लेकिन राम प्रसाद ने हार नहीं मानी। वह रात रात जाग कर किताबें पढ़ते और नए विचार लाते। धीरे धीरे वह अपने सपनों में इतना खो गए कि सावित्री और उनके बच्चों हरि और कमला से उनका रिश्ता उन्हें वक्त न देने के वजह से कमजोर पड़ने लगा। एक रात राम प्रसाद ने सावित्री से कहा, मुझे लगता है गांव को विकसित बनाने के सफर में मैं अकेला हूँ। क्या मेरे सपने केवल मेरे हैं? सावित्री जान गई कि राम प्रसाद क्या कहना चाहते हैं। उसने जवाब दिया, सपने तब सच्चे होते हैं जब उन्हें अपनों के साथ जिया जाए। उसने परिवार को संभाला। वो दिन में खेतों में काम करती और रात में बच्चों को पढ़ाती, राम प्रसाद को हिम्मत देती। सावित्री ने गांव की औरतों को एकजुट किया और एक छोटा सा समारोह शुरू किया जहां बच्चे अपनी कला दिखाते। राम प्रसाद ने सावित्री की यह मेहनत देखी और महसूस किया कि उनके सपने तभी पूरे होंगे जब वह अपने परिवार और गांव को साथ लें। हरि, राम प्रसाद का बेटा, एक कवि था। वह गांव के बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर कविताएं लिखता, जिनमें गंगा की लहरें और इंसानी दिल की उलझनें बसती थीं। लेकिन हरि का मन बेचैन था। उसे लगता था कि गांव वाले उसकी कविताओं को नहीं समझते। वो सोचता, मेरे शब्दों के लिए शायद इस गांव में जगह नहीं। उसकी पत्नी मालती एक गायिका थी जिसकी आवाज में जादू था, लेकिन गांव में औरतों को मंच पर गाने की इजाजत नहीं थी। मालती ने अपने सपनों को दबाया और परिवार पर ध्यान देने लगी। हरि का अकेलापन गहराता गया। एक दिन उसने मालती से कहा, मैं शहर जाऊंगा, वहां मेरी कविताएं समझी जाएंगी। मालती ने आंसुओं के साथ उसे विदा किया, लेकिन ठान लिया कि वह अपने बच्चों विजय और सुशीला को इस अकेलेपन से बचाएगी। शहर में हरि को वह पहचान नहीं मिली जिसकी उसे उम्मीद थी। वह अपनी कविताओं में खोया रहा और गांव से उसका रिश्ता टूट गया। मालती ने सूरजपुर में रहकर राम प्रसाद का स्कूल चलाया। उसने गांव की औरतों को सिलाई सिखाई और वार्षिक समारोह को और भव्य किया। एक रात जब सुशीला ने पूछा, माँ आप गाना क्यों नहीं गाती? मालती ने जवाब दिया, बेटी, अपने सपनों को जीने के लिए दूसरों के साथ चलना पड़ता है। मैं तुम्हें गाना सिखाऊंगी और तुम मंच पर गाओगी। मालती ने सुशीला को गाना सिखाया और समारोह में पहली बार एक लड़की ने गाना गाया। गांव वाले हैरान थे, लेकिन तालियों की गूंज ने मालती को बता दिया कि उसने सही रास्ता चुना था। विजय, हरि का बेटा, 1960 के दशक में एक महत्वाकांक्षी व्यापारी बनकर उभरा। भारत की आजादी के बाद नई राह तलाश रहा था और विजय चाहता था कि सूरजपुर बिहार का सबसे समृद्ध गांव बने। उसने खेतों में ट्रैक्टर और नई तकनीक लाने की योजना बनाई। गांव वालों ने उसका समर्थन किया, लेकिन विजय जल्दबाजी और लालच में गलत रास्ते पर चला गया। उसने भारी कर्ज लिया जो वह चुका नहीं सका। गांव वाले जो पहले उसे नायक मानते थे अब उस पर हंसने लगे। विजय की पत्नी सरोज एक साहसी महिला थी। उसने गांव की औरतों को एकजुट किया और एक सहकारी समिति शुरू की जो मसाले और अचार बनाकर पास के शहरों में बेचती थी। सरोज की मेहनत से परिवार का कर्जा कम हुआ, लेकिन विजय अपनी असफलता के बोझ के तले दब गया। वह शराब के नशे में डूबने लगा और अपने बच्चों अनिल और राधा से कट गया। राधा, विजय की बेटी, अपनी माँ की तरह मजबूत इरादों वाली थी। एक दिन उसने सरोज से पूछा, माँ, पिताजी ने इतना बड़ा सपना देखा, फिर क्यों हार गए? सरोज ने जवाब दिया, बेटी, सपने बड़े होने चाहिए, लेकिन उन्हें सच करने के लिए धैर्य और योजना भी चाहिए। अपने पिता की गलतियों से सीखो और अपने लिए राह बनाओ। राधा ने ठान लिया कि वह गांव को
बदलेगी लेकिन अपने परिवार को नहीं खोएगी। वह गांव की पहली लड़की बनी जो कॉलेज गई और उसने शिक्षिका बनने का सपना देखा। 1990 का दशक अब सूरजपुर बदल रहा था। बिजली, सड़कें और मोबाइल फोन गांव में आ चुके थे। राधा अब एक शिक्षिका बन गई थी और स्कूल को नया जीवन दे रही थी। उसने बच्चों को किताबी ज्ञान के साथ साथ अपने सपने देखने की भी हिम्मत दी। राधा की शादी अजय से हुई जो एक सामाजिक कार्यकर्ता था। दोनों ने मिलकर गांव में एक लाइब्रेरी और एक कौशल केंद्र खोला जहां युवा कंप्यूटर, सिलाई और हस्तशिल्प सीखते थे। राधा का भाई अनिल भी अपने पिता विजय की तरह जल्दबाज था। उसने शहर में एक बड़ा व्यवसाय शुरू करने का सपना देखा लेकिन बिना सोचे समझे कर्ज ले लिया। जब उसका व्यवसाय डूब गया वह शर्मिंदगी के कारण गांव लौटा और सबसे अलग थलग पड़ गया। एक शाम राधा ने उसे बरगद के पेड़ के नीचे बुलाया और समझाया। उसने कहा, अनिल, हमारे दादा परदादा ने भी गलतियां की लेकिन असफलता का मतलब अंत नहीं होता। अपने अंदर की ताकत को पहचानो। राधा और अजय ने अनिल को अपने कौशल केंद्र में शामिल किया। अनिल ने गांव के हस्तशिल्प को ऑनलाइन बेचने का आइडिया दिया। उसने मधुबनी पेंटिंग्स और जूट के बैग को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लिस्ट किया। धीरे धीरे सूरजपुर के हस्तशिल्प देश विदेश में पहुंचने लगे। एक दिन जब अनिल ने पहली बड़ी ऑर्डर की खबर गांव वालों को सुनाई तो सारे खुशी से झूम उठे। अनिल ने महसूस किया कि जीवन की असली खुशी छोटी छोटी जीत में है। 2020 तक सूरजपुर एक मॉडल गांव बन चुका था। राधा और अजय के बेटे आरव ने गांव में सौर ऊर्जा और वर्षा जल संचयन की परियोजनाएं शुरू की। वह चाहता था कि सूरजपुर पर्यावरण के मामले में भी आत्मनिर्भर बने। उसकी बहन काव्या एक पत्रकार थी। उसने गांव की औरतों की कहानियां लिखी और उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। काव्या ने गांव की सहकारी समिति को और मजबूत किया जो अब जैविक खेती और हस्तशिल्प में अग्रणी थी। लेकिन काव्या को भी अपने अकेलेपन से जूझना पड़ा। शहर में रहते हुए उसे गांव और परिवार की याद सताती थी। एक दिन उसने महसूस किया कि अकेलापन तभी खत्म होता है जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं। उसने गांव की कहानियों को एक किताब में लिखा जिसका नाम था सूरजपुर की सैर। इस किताब ने गांव को पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना दिया। 2021 में गंगा नदी में बाढ़ आई, खेत डूब गए और कई घर तबाह हो गए। ठाकुर परिवार और गांव वाले एकजुट हो गए। आरव ने युवाओं को संगठित किया, काव्या ने बाहरी मदद मांगी और राधा ने औरतों को प्रेरित किया। सरोज की सहकारी समिति ने बाढ़ पीड़ितों के लिए भोजन और कपड़े जुटाए। बाढ़ के बाद सूरजपुर और मजबूत होकर उभरा। गांव वालों ने एक नया सामुदायिक भवन बनाया जिसका नाम रखा गया एकता भवन। सूरजपुर आज एक प्रेरणा बन चुका है। आरव और काव्या के बच्चे सूरज और गंगा नई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। सूरज एक वैज्ञानिक है जो गांव में जैविक खेती के लिए नई तकनीकें ला रहा है। गंगा एक कहानीकार है जो सूरजपुर की कहानियों को दुनिया तक पहुंचा रही है। एक दिन गंगा ने गांव के मेले में अपनी किताब सूरजपुर की सैर का विमोचन किया। उसने कहा, हमारे पुरखों ने सपने देखे, गलतियां की, निराशा और अकेलेपन से भी जूझे, लेकिन उन्होंने हमें सिखाया कि कोई सपना अकेले पूरा नहीं होता। यह गांव हमारी एकजुटता की कहानी है। गांव में एक स्मारक बनाया गया जिस पर लिखा था, सपने वो नहीं जो अकेले देखे जाएं, बल्कि सपने वो होते हैं जो साथ मिलकर पूरे किए जाएं। फ्रेंड्स, सूरजपुर की कहानी हर भारतीय गांव और छोटे शहर की कहानी है। ठाकुर परिवार ने सपने देखे, निराशा और अकेलेपन को समझा, गलतियों से सीखा और एकजुटता की ताकत को अपनाया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सपने तभी सच होते हैं जब उन्हें अपनों के साथ जिया जाए। बिहार के मगध क्षेत्र में गंगा के किनारे बसा सूरजपुर एक ऐसा गांव था जहां खेतों की हरियाली और मिट्टी की सौंधी खुशबू के साथ साथ सपनों की चिंगारियां भी सुलगती थी। यह कहानी ठाकुर परिवार की जो 7 पीढ़ियों तक अपने सपनों, निराशा, अकेलेपन और एकजुटता के बीच जूझता रहा। यह कहानी भारतीय गांव की मिट्टी, परिवार की ऊर्जा और सामाजिक बदलाव की आग को दर्शाती है। यहाँ हर किरदार अपनी दिक्कतें लिए हुए हैं लेकिन हर तकलीफ में एक सीख छुपी हुई है। फ्रेंड्स, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपसे हमारा अगला वीडियो मिस न हो। अगली बार मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। हमेशा खुश रहिए।